Hello, friends. Welcome back. I am Vijendra Nagda here with you once again with the second part of chapter 1, that is the story of first cities Harappan archaeology. क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर विश्व के पहले शहरों की कहानियाँ हड़प्पन स्थापत्य कला के बारे में हमने पार्ट 1 की वीडियो में देखा कि किस तरह हड़प्पन सभ्यता जो है सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान में विकसित हुई थी, जिसके बहुत सारे केंद्र थे। और इस सभ्यता के विकास में किन किन लोगों का जो है योगदान रहा था, जॉन मार्शल से लेकर अलेक्जेंडर कनिंगम, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, इन सभी के बारे में हमने जाना पड़ा। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा हो तो आप फर्स्ट वीडियो को भी देखें और उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं इसी श्रृंखला में इसी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो, दैट इज़ अबाउट लेवलीहुड एंड अर्बन लाइफ। इन शहरों में लोगों का जीवन कैसा था, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे, और शहरी जीवन जो शहर थे वो किस प्रकार का था। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो में सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज जो थी वो कौन कौन सी थी, वो किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो निम्नलिखित 4 तरीकों से अपना जीवन निर्वाह करते थे। इट इंक्लूडेड हंटिंग एंड गैदरिंग, कल्टीवेशन, पैस्टोरलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो 4 प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे, जिसमें शिकार और संग्रहण तो था ही था, इसके साथ वो कृषि कार्य भी करते थे, पशु चराने का कार्य भी करते थे, और खाने पीने की चीज़ों का वितरण या वस्तुओं का वितरण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ट्रेड जिसको हम कहते हैं, वो भी करते थे। पीपल रिलाइड ऑन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ के लोग अपना खाना भोजन जो है वो मुख्यतः जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त करते थे। इसके अलावा फिशिंग या मछली पकड़ना भी उनका मुख्य व्यवसाय था, और कृषि करना उनका एक मुख्य कार्य था जिसके द्वारा वो अपना भोजन जुटाते थे। देयर आर एविडेंस ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स विच प्रूव दैट पीपल कंज्यूम मीट। इस सभ्यता के लोग मांस भी खाते थे, और इसका उदाहरण है कि इस सभ्यता में जो हड्डियों के अवशेष घरों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं, जो ये बताता है कि इस सभ्यता के लोग बहुत अधिक मात्रा में मांस का सेवन करते थे। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ ऑक्सन, फ्लफ एट्सेट्रा शो दैट द पीपल रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर टू। फिर यहाँ पर जो है जानवरों के इस तरह के बहुत सारे मॉडल मिले हैं, जिसमें वो हल चलाते हुए या फिर गाड़ियाँ जो बैलगाड़ी होती है उस टाइप की जो है बहुत सारे टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं प्लोर्स के, जो ये बताते हैं कि शायद इस सभ्यता के लोग कृषि कार्य भी करते थे। ठीक है, तो कृषि और मांसाहार ये उन लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा था। अब फूड में खाने के कौन कौन से आइटम या खाने की कौन कौन सी चीज़ें वो खाते थे, तो अगर हम देखें तो वो जो है वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ देयर फूड। ठीक है, जिसमें फिश भी इंक्लूड थी। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ग्रेन्स सच एज व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी एंड सीसेम एट द हड़प्पन साइट। आर्कियोलॉजिस्ट को निम्नलिखित जो है खाने पीने की चीज़ों के बीज जो है यहाँ पर मिले हैं, जिसमें गेहूँ, जो दालें हैं, और उसके साथ ही मसूर और जो है तिल है, उसके जो अवशेष हैं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। तो इन सब चीज़ों का खाने की में वो प्रयोग करते थे। फिर गुजरात में जो है बहुत सारी जगह मिलेट्स मिले हैं। मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज, या जिसमें ज्वार बाजरा जो है वो यहाँ पर मिले हैं। राइस इस सभ्यता में बहुत कम मिला है, राइस के दाने जो है बहुत कम मात्रा में मिले हैं। तो राइस इन लोगों का मेन स्टेपल फूड नहीं था। ठीक है, गेहूँ जो है और ज्वार बाजरा है उनके खाने के मुख्य भाग थे। फिर अगर मांसाहार की बात करें तो बैटल्स बोन्स ऑफ कैटल, फिश, फोल, sheep, goat, buffalo, pig, boar, deer एंड घड़ियाल आर फाउंड एट द साइट। निम्नलिखित जानवरों की हड्डियां जो है बहुत सारी साइट्स पर मिली है, जिससे पता लगा है कि ये लोग इन जानवरों का मांस खाते थे, जिसमें मवेशियों में गाय, भैंस, भेड़, बकरी तो है ही हैं, उसके अलावा मछलियां हैं, पिग और हिरन, डियर, इन घड़ियाल, इन सब का मांस भी वो लोग खाते थे। स्टडीज इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर आइदर डोमेस्टिकेटेड और हंटेड बाय द हड़प्पन्स। और स्टडीज़ जो आर्कोलॉजिस्ट ने की है वो ये बताती है कि इन जानवरों में से बहुत सौ तो उन्होंने पालतू बनाया था, और बहुत सौ का उन्होंने
शिकार भी किया होगा, यानी शिकार के द्वारा भी और पालतू पशु के रूप में पालकर भी वो इन जानवरों के मांस का भक्षण करते थे। तो ये सारे सब जो है उनके खाने का पार्ट था, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी थी जिसके द्वारा वो अपना पेट भरते थे। फिर अगर हम बात करें कि खेती का काम जो वो करते थे, तो एग्रीकल्चर का काम करने में वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, क्या क्या कार्य उनमें मेन रहते थे। तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। वास्तव में वो किस तरह से खेती का काम करते थे ये बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके थ्रू हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की खेती की टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हैं, जान सकते हैं। टेराकोटा स्कल्पचर्स ऑफ द बुल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील्स इंडिकेट दैट बुल वाज नोन टू देम। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है कि टेराकोटा के बहुत सारे जो मिट्टी के खिलौने हैं यहाँ पर मिले हैं, जिसमें स्पेशली बुल या बेल के जो है खिलौने मिले हैं, जो ये बताते हैं कि बुल जो है इस सभ्यता के लोगों को उसकी जानकारी थी, उसके बारे में जानते थे और उसका कृषि में यूज़ भी करते थे। द आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम दैट द ऑक्सन्स वर यूज फॉर प्लोइंग या प्लफिंग। ठीक है, ऑक्सन या बेल का यूज़ जो है हल चलाने में यहाँ किया जाता था। ये आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी जगह के इन एविडेंस से, स्पेशली टेराकोटा मॉडल से पता लगा। फिर जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ की कृषि के संबंध में थी कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनावली हरियाणा। इन दो जगहों पर, चोलिस्तान और बनावली जो हरियाणा में है, इन दोनों ही जगहों पर हल से जुते हुए या हल के जो टेराकोटा मॉडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन दोनों ही स्थानों से मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एक जुता हुआ खेत भी यहाँ पर मिला है। एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड फाउंडेड कालीबंगा राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा नाम के स्थान पर एक जुते हुए खेत के साक्ष्य भी पुरातत्वविदों को मिले हैं, जो ये बताते हैं कि ये खेत को जोतते थे बेल की सहायता से। फिर अगर हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ की और बात करें, तो ये जो जुता हुआ खेत मिला है, इस खेत को देखने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी बातें पता चली है, जिसके अंदर ये था कि द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फ्यूरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। इस खेत में जो है खेत जोतने की दो लाइनें, दो पंक्तियां उन्हें मिली है और दोनों ही पंक्तियां राइट एंगल पर एक दूसरे को क्रॉस करती थी। यानी एक खेत की लाइन इस तरह से जोतती थी, दूसरी इस तरह से, और राइट एंगल पर ये क्रॉस करते थे और इस तरह से खेत को जोता गया था। तो ऐसा खेत यहाँ पर मिला है, सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। और पुरातत्वविदों को यह अनुमान है कि शायद इन खेतों में वो एक साथ दो फसलें उगाते थे। एक जो है वो इस तरह के फ्यूरोज़ में उगाई जाती थी और दूसरी जो है अप एंड डाउन वाले फ्यूरोज़ में उगाई जाती थी। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स वर लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन्स। अब एक और बहुत आश्चर्य की बात है कि ज़्यादातर ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्लेसेस हैं वो सब अर्ध शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए गए हैं, और ये सब ये बताते हैं कि खेती के काम के लिए, एग्रीकल्चर में उन्हें सिंचाई की भी आवश्यकता रही होगी। तो यानी यहाँ के लोग सिंचाई भी करते रहे होंगे, इसके साक्ष्य जुटाने की कोशिश की गई। और इसमें बहुत सारी जगह जो है सिंचाई या इरिगेशन के भी ट्रेसेस मिले हैं। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, नहर के जो अवशेष हैं वो शोरतुगई जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पर नहर के अवशेष मिले हैं। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन। और ये भी लगता है कि यहाँ पर खेतों को पानी पिलाने के लिए या सिंचाई करने के लिए कुओं के पानी का भी उपयोग किया जाता रहा होगा। फिर एक महत्वपूर्ण अवशेष जो है, वाटर रिजर्वियर्स वर फाउंड इन धोलावीरा गुजरात। गुजरात में धोलावीरा नाम के स्थान पर, जो कि कच्छ में है, वहाँ पर पानी के वाटर रिजर्वियर्स मिले हैं, जहाँ पानी को सुरक्षित रखा जाता था, संरक्षित रखा जाता था, और उनका यूज़ जो है पीने के पानी के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी किया जाता रहा होगा। तो पानी से संबंधित, सिंचाई से संबंधित तीन महत्वपूर्ण बातें हैं कि कैनल्स के अवशेष शोरतुगई अफगानिस्तान में मिले हैं, फिर कुओं का भी यूज़ वो इरिगेशन में करते थे, और साथ ही साथ धोलावीरा गुजरात में वाटर रिजर्वियर्स भी यहाँ पर मिले हैं।
एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बाद अब हम बात करते हैं इस सभ्यता के शहरों की। इस सभ्यता के शहर मोस्ट ऑफ द जो थे वो एक ही पैटर्न पर लगभग बसे हुए थे, सभी एक नियोजित पूर्व प्री प्लानिंग वाले शहर थे। तो ऐसे ही शहरों में से एक एग्जाम्पल के रूप में इस सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदाड़ो के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो हम देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो शहर जो है वो किस तरह बसा हुआ था। तो मोहनजोदाड़ो जो शहर था पूरी तरह से एक प्लान्ड शहर था, नियोजित शहर था, जिसकी पहले से योजना बनाकर बाद में इसको बसाया गया था। ये जो शहर था ये दो पार्ट में डिवाइडेड था। मोहनजोदड़ो वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है उसे सिटाडेल कहा जाता है और जो दूसरा पार्ट है उसे लोअर टाउन या निचला नगर कहते हैं। सिटाडेल का मतलब दुर्ग। जो पहला पार्ट है उसे दुर्ग कहते हैं और दूसरे पार्ट को निचला नगर या लोअर टाउन कहा जाता है। सिटाडेल या दुर्ग की बात करें तो इट वॉज बिल्ट ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। सिटाडेल या दुर्ग जो है वो कच्ची मिट्टी की जो ईंटें होती है उनके ऊपर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बसाया गया था, बनाया गया था। इट वॉज वॉल्ड, और ये शहर जो है पूरी तरह से वॉल्ड था, दीवारों से घिरा हुआ था। इसके चारों तरफ सुरक्षा दीवार थी, प्राचीर थी, एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, और ये लोअर टाउन से इस दीवार के द्वारा अलग किया गया था। यानी दुर्ग अलग की तरफ था सिटाडेल, और उसकी लोअर टाउन दोनों के बीच में दीवार थी। द सिटाडेल वॉज प्रोबेबली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पजेस। अब सिटाडेल जो था या दुर्ग का जो क्षेत्र था वो विशेष सार्वजनिक कार्यक्रमों या जनता के किसी विशेष अवसरों पर इस सिटाडेल का यूज़ किया जाता था। इसमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स थी जो विशेष अवसरों पर काम में आती थी। ठीक है, और इसको जो है राजा या उस तरह के लोगों के लिए भी प्रयुक्त माना जा सकता था कि जो अधिकारी या प्रशासनिक वर्ग के लोग थे इस क्षेत्र में निवास करते रहे होंगे। दूसरा बात करते हैं हम लोअर टाउन की। लोअर टाउन भी एक वॉल्ड सिटी था, लेकिन ये दुर्ग से नीचे की तरफ के भाग पर बसा था, इसलिए इसे निचला नगर कहा जाता है। सेवरल बिल्डिंग्स वर मैड ऑन द प्लेटफॉर्म दैट सर्व्ड एज फाउंडेशन। इस बिल्डिंग या इस निचले नगर में भी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो इसमें प्लेटफॉर्म के रूप में काम में आती थी। देयर वर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इन द लोअर टाउन, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस लोअर टाउन में ज़्यादातर निवास स्थान थे, लोगों के रहने के घर मकान थे, और ज़्यादातर घर मकान जो है सिटाडेल की तुलना में उनकी जो साइज़ थी वो छोटी थी। सिटाडेल्स की बिल्डिंग या दुर्ग की बिल्डिंगें जो है वो बड़े साइज़ की थी, बड़ी बिल्डिंगें रही थी, और जो लोअर टाउन है उसमें जो बिल्डिंग्स थी या मकान थे वो छोटी साइज़ के थे। इन दोनों ही सिटाडेल और लोअर टाउन की जो बिल्डिंग्स थी उनमें ब्रिक्स का यूज़ किया गया था। ईंटों की बनी ये दीवारें थी। ज़्यादातर मकानों के बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ किया गया था, और सभी ब्रिक्स जो है यहाँ पर सबसे आश्चर्य की बात है कि सबका साइज़ जो है स्टैंडर्डाइज था, यूनिफॉर्मिटी थी साइज़ में। लगभग एक जैसी साइज़ की ईंटें पूरे शहर में मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ के शहरों के मकानों के बीच में जो रोड थे आने जाने के, रोड्स इन द सिटीज़ वर लेड आउट अलोंग अ ग्रिड पैटर्न। जो रोड्स थे वो ग्रिड पैटर्न पर थे। ग्रिड पैटर्न का मतलब रेक्टेंगुलर जो है 90 डिग्री एंगल पर रोड्स एक दूसरे को काटते थे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर ये रोड्स एक दूसरे को काटते थे, और इस तरह से ये रोड एक ग्रिड या जाल की तरह पूरे शहर में फैले हुए थे, और उन्हीं के किनारे आसपास मकान बसाए हुए थे। तो बहुत ही सिस्टमेटिक और प्लान्ड रूप में ये मोहनजोदड़ो शहर जो है वो बसाया गया था। फिर आगे अगर हम बात करते हैं इस मोहनजोदड़ो शहर की सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग की, तो इस मोहनजोदड़ो शहर की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट बिल्डिंग जो थी उसका नाम है द ग्रेट बाथ या महान स्नानागार। ग्रेट यानी यहाँ की साइज़ जो है उसकी एक बहुत बड़ी साइज़ थी, इस वजह से इसको महान स्नानागार कहा जाता है। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये 11.8 मीटर जो है वो लंबाई में था, 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई थी, और 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। और इस साइज़ का ये ग्रेट बाथ जो है वो बना हुआ था। ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि ग्रेट बाथ जो है इट वाज फाउंड इन मोहनजोदाड़ो सिटी। अब ये मोहनजोदाड़ो के कौन से पार्ट पे था, तो इट इज़ ऑन द सिटाडेल। सिटाडेल जो दुर्ग वाला क्षेत्र था उसमें यह ग्रेट बाथ मिला है। यूज फॉर पब्लिक पर्पजेज, स्पेशल पब्लिक पर्पजेज पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम जब होता था शायद इस जो ग्रेट बाथ का यूज़ उस समय किया जाता था। इट वॉज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में था और बड़ा सा स्विमिंग पूल की तरह का था जिसमें पानी भरा जाता था, और इसके चारों तरफ
जो है बरामदे थे, कॉरिडोर्स थे, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इन चारों तरफ ये कॉरिडोर्स थे और उनके बीच में ये रेक्टेंगुलर टैंक बना हुआ था। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स ऑन ऑपोजिट साइड्स। इस ग्रेट पाथ में उतरने चढ़ने उतरने के लिए दो तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ देख सकते हैं आप, ये स्टेयरकेस थी, सीढ़ियाँ थी जिनके द्वारा इसमें चढ़ा या उतरा जाता था। दोनों तरफ की ये सीढ़ियाँ थी और ये दोनों ऑपोजिट साइड में थी। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक्स वाज प्रोबेबली प्रिवेंटेड बाय मेकिंग ए मोर्टार जिप्सम। और इस ग्रेट बाथ के चारों तरफ के पानी की लीकेज को रोकने के लिए इसमें दीवारों पर, इस ग्रेट बाथ की दीवारों पर जिप्सम के मोर्टार या प्लास्टर का यूज़ किया गया था जिससे पानी का लीकेज ना हो सके। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड। फिर इस महान स्नानागार के चारों तरफ में से 3 साइड्स पर इसमें छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और इस स्नानागार में पानी को आने के लिए जो था ड्रेनेज सिस्टम था, जिसमें ऊपर की साइड से साफ पानी इस ग्रेट बाथ में आता था और नीचे की साइड में एक ड्रेन या नाली बनी हुई थी जिससे यहाँ से गंदा पानी जो है वो बाहर निकाला जाता था। तो ये ग्रेट बाथ जो था इस मोहनजोदड़ो की सबसे स्पेशल बिल्डिंग जो है वो मानी जाती है, कही जाती है और इसका विशेष सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता था। फिर हम बात करें मोहनजोदड़ो के ड्रेनेज सिस्टम की या नाली व्यवस्था की कि इसमें पानी का निकास किस तरह से किया जाता था। द प्लान ड्रेनेज सिस्टम वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज़। इस हड़प्पन सभ्यता की सबसे यूनिक, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विशेषता है तो वो यहाँ का बिल्कुल पूर्व नियोजित जो है पानी के जल निकास की प्रणाली थी। हिस्टोरियंस बिलीव दैट स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज वर बिल्ट। हिस्टोरियंस या इतिहासकारों का मानना है कि इस शहर में नालियों को पहले बनाया गया था और उसके बाद उनके आसपास में घर मकान बनाए गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान स्ट्रक्चर था। इसके अलावा इस जो जल निकास प्रणाली के महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं।